कभी कभी ऐसा होता है कि ये मैसेज एचआर लीडर के नाते आपको दूसरों को देना होता है, लेकिन आपका ही आई इतना बड़ा होता है कि आप क्या मैसेज दोगे। वो आई को कंट्रोल करने की बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हाउ यू आर डूइंग इट। आई थिंक लीडर ऑथेंटिक होता है तो बेहतर होता है। आज जो जनरेशन आ रही है ना, उनका एवरीथिंग इज टेकन केयर। उनको ये चिंता नहीं है कि घर जाके रोटी मिलेगी या नहीं, उनको ये चिंता नहीं है कि घर में कपड़े हैं या नहीं है। तो वो लाइफस्टाइल के लिए काम करना चाहते हैं। फर्स्ट तो हमें ये जानना है कि मोटिवेशन इज नॉट अ पैरेलल कि वो सबके लिए एक है। आपको जो चीज़ प्रेरित करेगी वो किसी और को दूसरी चीज़ करेगी। तो अगर वर्क प्लेस अच्छा है, काम अच्छा है, मोटिवेटेड है, तो वो जाके रिपल इफेक्ट आपके घर पे भी आता है। यूनिफॉर्म इज इट नेसेसरी? आई थिंक लोगो इज गुड, बट जब हम एक्स्ट्रा स्ट्रेच कर देते हैं ना, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। हम निकलते हैं स्कूल से कि यार अब स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत नहीं है, फिर हम वर्क प्लेस में आते बोलते हैं यार यूनिफॉर्म पहनना है। तो कहीं ना कहीं वो रिवर्स जा रहा है। नमस्कार, मैं निखिल मद्रासी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस पॉडकास्ट में। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको देखकर मजा आ जाता है, कई लोग ऐसे होते हैं जिसको सुनकर भी बड़ा आनंद होता है कि क्या नॉलेज उन्होंने पाया है, और वो नॉलेज जब वो किसी और के लिए शेयर करता है तो इससे बड़ा आनंद और महसूस होता है, क्योंकि वो दूसरों के लिए जीना जानते हैं। मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत उपस्थित है जिनका नाम है श्री पुष्कर बिड़वाई जी, और वो पीपल मैटर करके ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ है। गुड़गांव यानी कि दिल्ली में उनका बड़ा कारोबार है और वो पूरी एचआर कंपनी चलाते हैं, और आज सूरत में पधारे हैं। साहब का आपका स्वागत है पुष्कर राज जी। और मेरा सबसे पहला क्वेश्चन वो है पीपल मैटर्स, ये नाम आपने कैसे चुना, ये एक्टिविटी क्या करती है? और मैंने सुना है कि बहुत छोटे से शुरुआत आपने की थी, आज आप ग्लोबली इस पर काम करते हैं, आपके स्टाफ में बहुत सारे लोग हैं, तो यू आर मैनेजिंग इवन योर एचआर ऑल्सो। लोगों को तो एचआर आप मैनेज करते हैं, लेकिन आपका भी खुद का भी एचआर आप मैनेज करते हैं। मेरे ख्याल से ये प्रश्न से हम आज के पॉडकास्ट से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच निखिल जी इनवाइट करने के लिए। और एक पॉडकास्ट होस्ट जब किसी पॉडकास्ट पे आता है तो और एक्साइटिंग हो जाता है। सो आई थिंक इट इज एक्साइटिंग। आई थिंक पीपल मैटर्स की जर्नी 15 साल पहले शुरू हुई, जब हमने ये देखा कि जहाँ यूएस यूरोप के साइड से डेटा और इंसाइट्स आते थे कि हम एचआर को कैसे बेहतर करें अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, पीपल स्ट्रैटेजी के ऊपर कैसे काम करें, टैलेंट के ऊपर कैसे काम करें। एंड हमारा यही सोचना था कि इंडिया इतना यूनिक है, भारत इतना यूनिक है कि आप वेस्ट से आए हुआ डेटा और इंसाइट्स लेके यहाँ पर स्ट्रैटेजीज नहीं बना सकते। बट वो काम हो रहा था, तो हमने सोचा कि नहीं, इंडिया को इंडिया की इंसाइट्स चाहिए। बहुत बढ़िया। और इसलिए हमने वो काम करना शुरू किया कि हम इंसाइट्स बनाएंगे, हम मैगजीन छापेंगे, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाएंगे, हम कॉन्फ्रेंसेस रन करेंगे, ताकि जो हमारे यहाँ के उद्योजक है, यहाँ के एचआर के लीडर्स हैं, उनको हम एक डायलॉग के थ्रू एक्सपोजर दे पाए, एक्सपीरियंस दे पाए, नॉलेज दे पाए। और इस सब के अराउंड क्या हम रिसर्च कर सकते हैं, सो दैट राइट डेटा से हम गाइड करें, ऑर्गेनाइजेशंस को लीड करें। तो यहाँ से शुरुआत हुई, और इट वाज ऑलवेज कि हमारा मिशन था कि आज दुनिया में जो भी सब पॉसिबल है, लोग उसके सेंटर में हैं। आज आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है क्योंकि लोग उसके सेंटर में हैं। आप कितना भी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट कर लीजिए, आप ट्रेड में इन्वेस्ट कर लीजिए, एट द एंड ऑफ इट द कोर इज पीपल। तो आप कैसे उसको बेहतर समझ सकते हैं और उसके अराउंड बिल्ड कर सकते हैं चीजें। तो इसलिए वो पीपल मैटर्स नाम ये आया। एट द एंड ऑफ इट इट्स अबाउट द पीपल। ऑल ऑफ दिस वर्ल्ड, ट्रेड, एवरीथिंग इज फॉर पीपल। तो आई थिंक उसके अराउंड हमने वो पीपल मैटर्स का जर्नी शुरू किया कि, और पीपल से रिलेटेड जितने सारे मैटर्स है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ उनकी वर्क लाइफ, मतलब पीपल के अराउंड तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट पीपल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क, कि इंसान जब जाके काम करता है, लेट्स से सुबह शुरू करके शाम तक काम करता है, वापस घर पे आता है,
तो उसका वर्क कैसा था, उसका मूड कैसा था, क्या उसने अचीव किया, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जब घर पे वापस जाता है तो उसका मूड कैसा है, वो फैमिली के साथ कैसे है। तो अगर वर्क प्लेस अच्छा है, काम अच्छा है, मोटिवेटेड है, तो वो जाके रिपल इफेक्ट आपके घर पे भी आता है। तो इस एक माध्यम से हमारी कोशिश ये है कि क्या हम मल्टीपल ऐसे हजारों ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स को ट्रांसफॉर्म करें, जो उनके वर्कफोर्स को ट्रांसफॉर्म करे और उनके थ्रू उनकी फैमिलीज को हम ज्यादा हैप्पी बनाए। तो ये पूरा विजन था हमारा पीपल मैटर स्टार्ट करने का, और उसी विजन को लेके हमने शुरू किया, इंडिया से शुरू किया। आप थोड़ी जर्नी को आपको मैं रोकता हूँ। ये तो आपने जो बात की ना, वो अजय देवगन वाली फिल्म थी, वो आप 3 लोगों को बताना। तो आपने भी वही बात 3 वाली बात बताई कि आप किसी को अच्छा करे, वो अपने वर्कर को अच्छा करे और वर्कर अपनी फैमिली को अच्छा करे, और सब ऐसे अच्छे अच्छे करते जाएंगे, पूरी दुनिया अच्छी हो जाएगी। तो ये आपकी इंडिया की जर्नी हुई, आप बताएंगे आगे। तो इंडिया में जो हम काम कर रहे थे, उसके लिए बहुत सारे लोग जुड़ गए। क्लोज टू हमारी जो कम्युनिटी साइज इंडिया में 2014 तक ही ऑलमोस्ट 1.5 लाख की हो गई थी। तो 1.5 लाख लोग हमें कंज्यूम करते थे, कंटेंट पढ़ते थे, हमारे फोरम्स पे आते थे। फिर हमें काफी सारे इंटरेस्ट साउथ ईस्ट एशिया से आने लगा, सिंगापुर से आने लगा, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया, बिकॉज वो हमारा कंटेंट पढ़ते थे। तो फिर हमने सोचा कि जो हम चेंज इंडिया में ला रहे हैं, क्या हम एशिया लेवल पे ला सकते हैं। तो इसलिए फिर हमने जो हमारा काम है वो वहां पे जाके समझा। आई स्टिल रिमेम्बर, मतलब महीनों में जाके सिंगापुर में अपने आप को पार्क करता था, मेरी टीम पार्क करती थी। हमने समझा उस मार्केट को और फिर उनके हिसाब से हमने इनसाइट्स बनाई। ये नहीं कि हमने इंडिया के लिए जो इनसाइट्स बनाई है वो साउथ ईस्ट एशिया में भी चलेंगी, बिकॉज उनकी मैच्योरिटी लेवल अलग है, उनकी स्पेस अलग है, उनकी जर्नी अलग है, उनकी इकोनॉमी अलग तरीके से चलती है। तो पीपल प्रैक्टिसेस भी उसी हिसाब से चलेंगे। तो फिर हमने अपने आप को सिंगापुर में इनकॉर्पोरेट किया और फिर साउथ ईस्ट एशिया की जर्नी हमारी पूरी आगे बढ़ी। अगेन लोग, हम व्हेन आई से कि हम एक मीडिया कंपनी है, हम न्यूज मीडिया नहीं है, हम बिजनेस मीडिया है। हम इस निश स्पेस में काम करते हैं जहां पर टैलेंट, पीपल, वर्क, इसके अराउंड हम कंटेंट बनाते हैं। और इस जर्नी में हम काफी सारी चीजें अलाइड भी करते हैं। बट अगेन द आइडिया इज कि हम इसको कैसे पॉजिटिवली ड्राइव करें, इस चेंज को, ना कि नेगेटिवली ड्राइव करें। तो ये हमारा प्रयास हमेशा से रहता है। दर्शक दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पुष्कर राज बिड़वाई जी से, जो पीपल मैटर्स के सीईओ है। गुड़गांव, नई दिल्ली का उनका कारोबार ये संभालते हैं, पूरे ग्लोब में काम करते हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई और एक के बाद एक शब्द को पकड़ के हम उनके साथ बात में आगे बढ़ेंगे। यू हैव टॉक्ड अबाउट टैलेंट, मीन्स टैलेंट को पकड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। कोई 10 मिनट का इंटरव्यू देता है और अगर हम उनकी टैलेंट को पहचान सकते हैं, अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। हाउ इज इट पॉसिबल? 10 मिनट में किसी की टैलेंट को पकड़ सकते हैं? वेल, लॉट ऑफ लोग समझते हैं कि वो कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट राइट। एक तो पहले टैलेंट से पहले मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि टैलेंट जो आपके पास आता है वो क्या बेस्ट टैलेंट आ रहा है, आप राइट टैलेंट को अट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं, आप क्या बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपके पास आना चाहता है, वहां से जर्नी शुरू होती है। दूसरा, आप टैलेंट को, और ये सारे लीडर्स ये गलती करते हैं, मैंने भी करी है अपने जीवन में, कि आप आपके जैसे लोग हायर करना चाहते हो, बिकॉज यू एंड अप फोटोस्टेट कॉपी ऑफ। बिल्कुल, आपको, मुझे लगता है वो स्ट्रैटेजी गलत है। आपने आपकी जो वीकनेसेस है उसके अराउंड टीम कंपोजिशन करनी चाहिए, कि अगर मैं बहुत प्रोसेस ओरिएंटेड हूं तो मुझे इनोवेटिव लोग हमारे साथ जुड़ने चाहिए, अगर मैं बहुत इनोवेटिव हो तो मुझे एग्जीक्यूशन और प्रोसेस ओरिएंटेड लोग चाहिए। तो आई थिंक वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस टाइप का टैलेंट लाना चाह रहे हैं आपके इसके अंदर, और उसके अराउंड क्या डेटा है। आज इतने सारे असेसमेंट टूल्स हैं, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जहां से आप एक इंसान की पर्सनालिटी को असेस कर सकते हो, स्किल को असेस कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप क्या टैलेंट राइट कॉस्ट पे ला रहे हैं, बिकॉज इट्स नॉट कि मैं ज्यादा पे कर दूंगा तो बेटर टैलेंट आएगा, वो सस्टेनेबल भी नहीं है आपके बिजनेस, और कम पेमेंट में टैलेंट मिलना मुश्किल है। तो आप कैसे जानोगे राइट वैल्यू क्या है? तो आई थिंक डेटा अराउंड दैट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिसाइड करता है आप कैसे प्रोग्रेस करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, एंड स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बिजनेस लीडर्स के लिए,
आप जब एक सीनियर लीडरशिप में हायरिंग करते हैं ना, बड़ा हायरिंग को जो करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंट्री लेवल हायरिंग, एक टैलेंट गलत हायर करना इज लाइक लूजिंग अ BMW. इट कॉस्ट्स दैट मच. एक गलत हायरिंग आपको बिकॉज आपका प्रोडक्टिविटी गया, आपका टाइम गया, इन्वेस्टमेंट, आपका जर्नी गया, आपका सैलरी गया. तो अगर आप वो उसको कंपाउंड कर देते हो, बिकॉज कोई भी आएगा टैलेंट तो आपको कम से कम 6 महीने देंगे उसको परफॉर्म करने के लिए. यू एक्यूमुलेट ऑल दैट्स प्राइस ऑफ अ मर्सिडीज और अ BMW. सो जब आप क्वांटिफाइबल टर्म्स में देखना शुरू करते हैं टैलेंट को, वहां पे आपको रियलाइज होता है कि नहीं यार, ये कितना इंपॉर्टेंट है. इट इज नॉन क्वांटिफाइड, इसलिए आपको लगता है कि अरे यार टैलेंट हायरिंग करना है, ये तो मैं किसी को आउटसोर्स कर सकता हूं. बेस्ट बिजनेस लीडर्स अपना टैलेंट चुन के हायर करते हैं. अगर हम जाके बेस्ट शर्ट खुद के लिए चूज कर सकते हैं, टैलेंट तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाने वाले. क्या मैं एज अ बिजनेस लीडर बेस्ट ऑफ द टैलेंट को अपने बिजनेस में ला सकता हूं या नहीं? मुझे लगता है कि आफ्टर अ सर्टेन लेवल एज अ बिजनेस लीडर, जब आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है, आपका रोल एक्चुअली एक टैलेंट लीडर का बन जाता है. बिकॉज आपको करना क्या, आपको राइट लोग लाने और आपके प्रोसेसेस में डालने, उनको मोटिवेटेड रखना है, उनको एक्साइटेड रखना है. काम तो वो करेंगे. तो आपका रोल एक्चुअली एज अ HR लीडर बन जाता है कुछ टाइम के बाद, जब आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है. राइट. HR में सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी है वो है कंट्रोल ऑन ईगो, अहम, आई. कभी कभी ऐसा होता है कि ये मैसेज HR लीडर के नाते आपको दूसरों को देना होता है, लेकिन आपका ही आई इतना बड़ा होता है कि आप क्या मैसेज दोगे. वो आई को कंट्रोल करने की बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हाउ यू आर डूइंग इट. आई थिंक लीडर ऑथेंटिक होता है तो बेहतर होता है. लॉट ऑफ टाइम्स मुझे लगता है लीडर्स ना अपने अराउंड एक फसाड क्रिएट कर लेते हैं कि मैं ऐसा हूं, या मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, या लोग मुझे इस तरीके से देखते हैं. तो उसके अंदर वो आय बहुत बड़ा हो जाता है. तो एज आप आगे जैसे बढ़ते जाते हैं, वो फसाड आपको ना वल्नरेबल होने नहीं देता है, वो आपको ओपन अप नहीं होने देता है. और स्पेशली आज की जो जनरेशन है, देखो हमारे यहाँ पे दौर चेंज हो गए हैं. शायद 2 जनरेशन पहले सर्वाइवल के लिए काम किया जाता था. तो वो था कि 9 to 5 आओ, काम करो, जितना भी है आपको सर्वाइव करना है, रोटी कपड़ा मकान बेसिक चीजें करेगी. उसके बाद जनरेशन आई जिसने उसके काम को आगे बढ़ाया, बिकॉज सर्वाइवल से फिर आपका फर्दर एनहेंसमेंट वाला टाइम आ गया. आज जो जनरेशन आ रही है ना, उनका एवरीथिंग इज टेकन केयर. उनको ये चिंता नहीं है कि घर जाके रोटी मिलेगी या नहीं, उनको ये चिंता नहीं है कि घर में कपड़े हैं या नहीं है. तो वो लाइफस्टाइल के लिए काम करना चाहते हैं. तो एज अ लीडर आपको ऑथेंटिक होके वो बदलती नीड समझनी भी पड़ेगी, तो आपके पास बेस्ट टैलेंट आना शुरू होगा. और ये बहुत जल्दी चेंज हो रहा है. राइट. दर्शक दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्री पुष्कराज बिड़वाई जी, CEO पीपल मैटर्स. उन्होंने ईगो के बारे में बहुत बढ़िया बात बताई. अब आती है, आपने जो आपके आगे जो बताया, आपने एक वर्क प्लेस की बात आपने की है. पहले आपने बोला कि 10 से 5 का काम खत्म, पैसा ले लो और छूटो. और वो दौरान कोई एक्साइटमेंट नहीं होता है, उनको काम करने का कोई ज्यादा मोटिवेशन नहीं हुआ है. अभी रिसेंट ट्रेंड मोटिवेशन के लिए क्या है, वर्क प्लेस की इंपॉर्टेंस क्या है, ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ. तो अब इसके अंदर बहुत सारी थेरीज है, शायद उसके लिए एक अलग पॉडकास्ट ही करना पड़े. बट अगर मैं संक्षिप्त में बताऊं आपको, तो जो आपको एक्साइट किया, जो आपको लगा कि यार इसके वजह से मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, मैं यह ग्रोथ करना चाहता हूँ, वो चीज़ अलग है कंपेयर्ड टू समवन एल्स. तो फर्स्ट तो हमें ये जानना है कि मोटिवेशन इज नॉट अ पैरेलल, कि वो सबके लिए एक है. आपको जो चीज प्रेरित करेगी वो किसी और को दूसरी चीज करेगी. दूसरा, एक जनरेशन को जो इंस्पायर करती है चीजें या जो मोटिवेट करती है, दूसरे जनरेशन में वो चेंज हो जाती है. और आज हमारे वर्क प्लेसेस में कम से कम 3 या 4 जनरेशन्स एक साथ काम करती है. तो आप वो कैसे पैटर्न्स को, आप कस्टमर के हिसाब से सोचते हैं ना कि ये कस्टमर ये खरीदेगा, या वो कस्टमर ये खरीदेगा, या इस कस्टमर सेगमेंट को ये पैटर्न अच्छा लगता है, इधर के कस्टमर्स हैं तो इनको ये पैटर्न अच्छा लगता है. तो वही चीज आपको आपके एम्प्लॉयज के बारे में भी सोचनी पड़ेगी ना, कि क्या मेरे ये सेगमेंट के एम्प्लॉयज को क्या एक्साइट करता है, क्या मोटिवेटेड रखता है. दूसरा, आई थिंक नेचर ऑफ वर्क, अगर अब वो सबके लिए अलग है. किसी का फैक्ट्री एनवायरनमेंट है, किसी का सर्विस एनवायरनमेंट है. तो जैसा भी आपका एनवायरनमेंट है, तो आप किस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वो अडेप्ट कर पा रहे हैं, तो वो वर्क नॉर्म्स चेंज हो गए हैं.
तीसरी चीज, इन द ऑफिस एक दौर था कि जहां पर आप 9 से 5 काम कीजिए, जितना भी काम है, अगर आप डेस्क पे बैठे हैं और कुछ दिख रहा है, आप काम कर रहे हो तो काम हो रहा है। आज का दौर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्क है। इट डजेंट मैटर। आज की नई जनरेशन बोल रही है कि मैं काम 4 घंटे में करूं या मैं 8 घंटे में करूं, अगर जो आपने मेरे से एक्सपेक्टेशन रखा है मैं आउटपुट दे रहा हूं या दे रही हूं, तो देन आई एम डन ना। मुझे एंजॉय करने दीजिए, मुझे जिम जाना है, मुझे अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ ये करना है, कुछ नहीं करना है, मुझे मोबाइल पे रील देखनी है, बट वो मेरा टाइम है। फिर तो वो कहीं ना कहीं वो चेंज ऑफ कल्चर, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट आते जा रहा है। उसी हिसाब से मोटिवेशन इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ चेंजिंग। तो माई मैसेज टू एवरीवन वुड बी कि डोंट लुक एट इट एज अ वन साइज फिट्स ऑल। एक स्ट्रैटेजी पूरे इस पे नहीं काम करेगी। तो आपको भी ऐसे टीयरिंग करके देखना पड़ेगा कि किसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या किस चीज के लिए आप मोटिवेट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, एचआर की हम बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, और एचआर जिसके दिलो दिमाग में छाया हुआ है, ऐसे पुष्कराज बिड़वाई जी हमारे साथ है, और पीपल मैटर्स के सीईओ पूरे ग्लोब में ये काम करते हैं। नौकरी बदलना ये आम बात हो गई है। आज अगर मुझे 25,000 मिल रहा है, कहीं एक कंपनी 35,000 देती है, और उधर जाने के बाद 6 महीने के बाद कि और एक कंपनी मुझे 45,000 ऑफर करती है, मैं चला जाता हूँ। तो ऐसी टैलेंट को क्या मैसेज देना चाहते हो? इज इट द राइट वे टू डू इट? और ये मेरी भी गलती हो सकती है कि वो बंदा ही 45,000 वाला था, हमने उसको 25,000 में हायर किया क्योंकि उनको जरूरत थी, तो उन्होंने हाँ बोल दिया। लेकिन उस वक्त अगर मैंने उनको 25 की जगह उनकी टैलेंट को समझ के 45,000 अगर ऑफर करता तो शायद नहीं होता। शायद रिलायंस जैसी कंपनी है, अडानी जैसी कंपनी है, ये स्टाइल करती है कि आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पहले से ही ऑफर कर देती है, तो फिर आपने को उन लोगों का रेशियो है नौकरी छोड़ जाने वाली बात का, वो बहुत कम मैंने देखा है। आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, ये मेरा स्टडी कहता है जी। तो ये इसका विचार आप क्या है? आई थिंक वो थोड़ा जेनेरिक स्टेटमेंट होगा कि लोग वहां पे छोड़ के नहीं जाते, वहां पे भी छोड़ के जाते हैं लोग। और आज की जो नई जनरेशन आ रही है, वो उसको सिर्फ काम नहीं चाहिए, पर्पस भी चाहिए कि मेरा काम कहाँ पर इम्पैक्ट कर रहा है, वो भी चाहिए। तो वो काफी एक बड़ा डिस्कशन हो जाता है। बट टू आंसर योर स्पेसिफिक क्वेश्चन, मेरे हिसाब से ये और होगा, बिकॉज हमें कहीं ना कहीं जानना पड़ेगा कि उसकी ट्रू वर्थ क्या है उस इंडिविजुअल की, और उस जॉब के लिए मैं कितना पैसा दे सकता हूँ, लुकिंग एट मेरा एनवायरनमेंट क्या है, मेरा लोकेशन क्या है। लेट्स से आप सूरत में एक्स कॉस्ट पे एक स्किल हायर कर रहे हैं, क्या मैं वो सेम कॉस्ट पे गुड़गांव में कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। या क्या मैं वो स्किल मुंबई में सेम कॉस्ट पे हायर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। तो जानना कि उस लोकेशन में किस रेट पे टैलेंट अवेलेबल है, एम आई ओवर पेइंग और अंडर पेइंग, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, मैं बिजनेस लीडर्स को ये बोलना चाहूंगा, प्लीज डेटा का यूज कीजिए। आज आपके पास इतनी सारी डेटा रैंकिंग एजेंसीज है, इतने सारा डेटा अवेलेबल है। तो मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जांपल जो हमने पीपल मैटर्स में भी किया है, जो मेरा की टैलेंट है, जो मेरा टॉप टैलेंट है, तो उनका जो मार्केट वैल्यू है, मैं उससे 150% पे रखता हूं उसको। तो वो चाहे तो भी नहीं जान रहे। ऑफ कोर्स दे कैन गो फॉर XYZ रीजन, करियर ग्रोथ है, बाकी चीजें है, बट पैसे के लिए नहीं जाएंगे। बट क्या वो स्ट्रैटेजी मैं पूरे वर्कफोर्स पे लगा सकता हूँ? वो मैं नहीं लगा सकता। तो आपको कहीं ना कहीं वो बैलेंस आउट करना पड़ेगा कि कौन से टैलेंट को मुझे 150th परसेंटाइल पे रखना है, कौन से टैलेंट को 100 परसेंटाइल पे रखना है, कौन सा टैलेंट अगर मेरा 70 पे भी है बट इट इज नॉट सच अ क्रिटिकल रोल, तो मैं रिप्लेस भी कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से वो ऑल्सो, मुझे लगता है बिजनेसेस को ये भी समझना चाहिए कि आफ्टर अ सर्टन टाइम ना, थोड़ा सा एट्रिशन इज एक्चुअली गुड फॉर बिजनेस। कुछ लोग आफ्टर अ सर्टन टाइम अगर छोड़ के आपको जाते हैं, जैसे 3, 4, 5 साल बाद, इट क्रिएट्स मोर स्पेस कि आपके पास एक नया टैलेंट आएगा जो शायद नए आइडियाज देगा आपको। 20 साल तक सेम टैलेंट रख के ऑफ कोर्स वी वुड ये बड़ी बात बता दी आपने। क्या करीबन हम लोग कभी कभी बात करते हैं लोगों से, मैं 30 साल से हूँ, मैं 35 साल से हूँ, तो शायद उनको भी, खुद को भी नुकसान और कंपनी को भी नुकसान है, क्योंकि नए विचार ही आपके पास नहीं है, आप कहाँ से नए विचार डालेंगे। और कंपनी के ओनर भी यही मिस्टेक करते हैं, वो बोलते हैं नहीं ये तो हमारा पुराना आदमी है, इसके साथ तो हम कुछ नहीं करेंगे। जी, तो प्लीज आगे बढ़ाइए, खाली मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट अप। तो
नॉट फ्रॉम द लेंस, हमें इस लेंस से नहीं देखना है कि यार हमें लोगों को टाइम टू टाइम निकालना है, नहीं, अगर वो नेचुरली जा रहे हैं तो इट इज ओके, इट इज ओके कि वो अपने करियर में कहीं और ग्रो करे, और आप एक नया टैलेंट पूल लाए। और मेरा अर्ज है कि आप प्लीज डाइवर्स टैलेंट लाइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप गुजरात में है, प्लीज हायर कीजिए लोग जो साउथ से आए, नॉर्थ से आए, ईस्ट से आए, कहीं और से आए। दूसरा, प्लीज 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 गेट मोर फीमेल्स इन योर वर्कफोर्स, लड़कियों को लाइए। वुमेन ब्रिंग देयर ओन इंटेलिजेंस इन अ कॉन्वर्सेशन। तो आप ये मत समझे कि कोई जॉब एक मेल डोमिनेटेड है तो वैसा चला आ रहा है, तो दे विल ब्रिंग इन न्यू पर्सपेक्टिव, दे विल ब्रिंग इन देयर ओन। तो एक डाइवर्स व्यू होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप अलग अलग चीजों को समझ पाओगे। अगर आपका टैलेंट डाइवर्स नहीं है ना, तो आपका बिजनेस भी कभी डाइवर्स नहीं होगा, जल्दी बहुत मुश्किलें आएंगी। अगर आपको ग्रो करना है, या तो है कि मुझे बस सूरत में बिजनेस करना है, और मुझे सदर्न गुजरात में बिजनेस करना है, मैं यहीं पे खुश हूँ, बट हमें सबको ग्रो करना है ना, हमें यहाँ से और आगे बढ़ना है, तो वो कैसे बढ़ेंगे? तो उसके लिए टैलेंट डाइवर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक ये कुछ एरियाज है विच आई वुड लव फॉर ऑर्गेनाइजेशंस टू सॉर्ट ऑफ कंसिडर कि स्पेशली बिजनेस लीडर्स, कि थोड़ा आप माइंडसेट भी चेंज कीजिए कि पीपल लीविंग, आप इमोशनली मत लीजिए उसको, और जो लोग आपके साथ रह रहे हैं वो क्या एक बहुत बढ़िया जगह है इसलिए रह रहे हैं, कि या वो माउस ट्रैप है करके रह रहे हैं। तो वो माउस ट्रैप ना बनिए, आप एक अच्छा डेस्टिनेशन बनिए जहां पे लोग आए, अच्छा काम करे, ग्रो करे और आगे जाए। और जब जाए तो उनको हंसी खुशी विदा कीजिए और नए टैलेंट को लाइए और फिर उनको ग्रो कीजिए। ये मेरा जी, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन अभी पूछूंगा आपको। जी, यूनिफॉर्म कितना नेसेसरी है कोई भी वर्क प्लेस पे? इज इट नेसेसरी? टाइप ऑफ जॉब पे डिपेंड करेगा सर। लेट्स से अगर आपकी सिक्योरिटी की कंपनी है तो देन मैटर करेगा, बट अगर नहीं है तो अब मान लीजिए SGCCI, द सदर्न गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स जी। इंडस्ट्री, वी आर कनेक्टेड विद द ट्रेड एंड इंडस्ट्री पीपल। Correct. नाउ यूनिफॉर्म, इज इट नेसेसरी? आई थिंक कुछ गाइडलाइंस हो सकते हैं कि आपको अगर कोट पहनना है, ब्लेजर पहनना है, या इस टाइप के क्लोथ्स की कोई सडनली बहुत ही अलग वेशा में ना आ जाए, बट पीपल शुड बी एबल टू चूज व्हाट दे वांट टू वेयर। वो इंडिविजुअलिटी भी है, आपकी पर्सनैलिटी मेरे से अलग कैसे है, उसी हिसाब से अलग है। बहुत लोगों को लगता है कि ऐसे यहाँ पर लोगो होना चाहिए किसी का। अरे लोगो दिल में होना चाहिए ना, लोगो कल्चर में होना चाहिए। वो सिर्फ लोगो लगा के क्या फायदा टी शर्ट के ऊपर या शर्ट के ऊपर? तो और ऐसा तो है नहीं कि सारे लोगों की जो ब्रांडिंग है वो एप्पल या नाइकी या उस गेम में हम कि सभी लोगों का यहाँ पे लोगो होना चाहिए। आई थिंक लोगो इज गुड, बट जब हम एक्स्ट्रा स्ट्रेच कर देते हैं ना तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। हम निकलते हैं स्कूल से कि यार अब स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत नहीं है, फिर हम वर्क प्लेस में आते हैं बोलते हैं यार यूनिफॉर्म पहनना है, तो कहीं ना कहीं वो रिवर्स से जा रहा है। रिवर्स जा रहा है, राइट। एक और चीज होती है कि कंट्रोल टू द एम्प्लॉय, CCTV लगा देते हैं और ऑडियो भी हम लोग सुन लेते हैं, उनका वीडियोस सतत हम मॉनिटरिंग करते रहते हैं, क्या कर रहा है क्या नहीं, वो रील देख रहा है कि काम कर रहा है। ये CCTV कितना जरूरी है? इज इट नेसेसरी? आई थिंक मैं बोलूंगा पर्पस क्या है आपका। CCTV इसलिए है कि लेट्स से आपके प्रेमाइस में चीज सेफ है कि नहीं है, क्या एक सेफ एनवायरनमेंट है कि नहीं है, क्या प्लांट में कुछ गलती तो नहीं हो रही जिससे मेरे किसी वर्कर को या मेरे एम्प्लॉय को कुछ हानि पहुंच सकती है। आपका इंटेंट क्या है CCTV का? वो इंटेंट से स्टार्ट होता है, और वो इंटेंट अगर आप किसी को कम्युनिकेट भी करेंगे तो वो किस हिसाब से कम्युनिकेट कर रहे हैं। दूसरा, मैं तो बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ इस बात का कि स्पेशली विथ ऑल द न्यू जनरेशन दैट इज कमिंग इन, कि यार बीच बीच में रील देखना है तो देखो, कोई बात नहीं, काम होना चाहिए और काम अच्छे से होना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर 5 मिनट सोशल मीडिया पे जाके आपको रिफ्रेश करना है अपने आप को और उससे आप बेटर आउटपुट दे सकते हैं उसके बाद में, बाय ऑल मीन्स मेरे हिसाब से आई थिंक वो बदलाव, वो सोच हमें कहीं ना कहीं लानी पड़ेगी। और ट्रस्ट ना टू वे स्ट्रीट है, तो आप ट्रस्ट दोगे तभी तो कोई बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। आप अगर कॉन्स्टेंटली इसी
फ्रेम में रहेंगे कि लोग काम नहीं कर रहे हैं, क्या मैं नजर रखूं उनके ऊपर, वर्सेस पीपल कि वो फील कर रहे हैं यार कॉन्स्टेंटली हमें कोई देख रहा है, तो क्या वो व्यक्ति सबसे अच्छा प्रोडक्टिविटी देगा या वो व्यक्ति देगा जिसको पता है कि यार मैं अपने हिसाब से काम कर सकता हूँ बट क्वालिटी बहुत अच्छी देनी है मुझे और मैं प्रेरित हूँ ये काम करने के लिए। तो ये आई थिंक इट्स अ थॉट प्रोसेस कि किस इंटेंट से आप वो कर रहे हैं। सर स्टाफ वेलफेयर क्या होता है? स्टाफ वेलफेयर का मतलब हेल्थ, स्टाफ वेलफेयर का मतलब पैसा, स्टाफ वेलफेयर का मतलब इंसेंटिव्स, स्टाफ वेलफेयर का मतलब एंटरटेनमेंट। आई थिंक वो एक इंग्लिश में होता है ना और, तो वो इंग्लिश का और नहीं है, वो हिंदी का और है। और है, वाह वाह। मेरे हिसाब से आप सभी चीजें जोड़ दीजिए तो और क्या कर सकते हैं ये है मेरे हिसाब से। तो अगेन कॉम्पनसेशन क्या आपका फेयर है, सैलरी फेयर है, क्या वेरिएबल इतना एक्साइटिंग है कि कोई स्ट्रेच करे अपने आप को, स्ट्रेच करके एक्स्ट्रा अचीव करे, तो क्या वेरिएबल है नहीं है। तीसरा, क्या आप सर्टेन बेनिफिट्स दे रहे हैं कि नहीं अपने एम्प्लॉयज को। तीसरा, क्या वेलनेस वेलबींग इंटीग्रेटेड है कि नहीं, आपका ही नहीं आपके पेरेंट्स का भी, बिकॉज आधे टाइम हिंदुस्तान में हम लॉट ऑफ पीपल आर जॉइंट फैमिलीज, तो आपकी हेल्थ शायद ठीक है बट आपके पेरेंट्स के नहीं है तो भी प्रोडक्टिविटी लॉस है आपके लिए, बिकॉज वी केयर फॉर आवर पेरेंट्स, राइट। हम वैसे सोसाइटी से नहीं आते हैं कि आफ्टर अ सर्टेन एज चाइल्ड इज स्टेइंग सेपरेट, पेरेंट्स अपना अपना अलग जी रहे, ऐसा नहीं है। तो एक सपोर्ट सिस्टम है। तो आई थिंक वेलनेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंश्योरेंस इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरी चीज आई थिंक नोइंग कौन किससे बेनिफिट फील करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक ऑल ऑफ दैट जब आप इंटीग्रेट करोगे, और इट्स नॉट जस्ट कि आपको स्पेंड करना है, कई बारी सही टाइम पे जाके अप्रिशिएट करना किसी को भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने बहुत अच्छा काम किया। हम ना इंडिया में बहुत क्रिटिकल लोग हैं, हम क्रिटिकल ज्यादा हो जाते हैं रादर देन अप्रिशिएटिंग पीपल कि यार आपने ये बहुत अच्छा किया। कई बारी भूख पैसे की नहीं होती है, भूख अप्रिसिएशन की होती है, रिकग्निशन की होती है। तो ये सब चीजें जब आप एक साथ लाते हैं तो वो मेरे हिसाब से एक राइट अप्रोच होगा। तो हिंदी वाला और अगर आप लगा देंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। राइट, एचआर की बात आप कर रहे हैं, आप कंसल्टेंसी कर रहे हैं, तो इवेल्युएशन, इसमें दो प्रकार के इवेल्युएशन होते हैं हर कर्मचारी के। एक सेल्फ इवेल्युएशन होता है, वो भी हम कभी कभी करवाते हैं लोगों से, आप आपका इवेल्युएशन कीजिए और आप आपको ही मार्क दीजिए। और एक बाकी होता है अपना खुद का इवेल्युएशन, ताकि जब एक साल खत्म होता है तो इनके इंक्रीमेंट देने के लिए हम कितना मोटिवेट होते हैं। इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए, ये भी एक बड़ी चैलेंज है। नॉट ओनली चैलेंज, ये मतलब वेरी कंट्रोवर्शियल होता है, क्योंकि 70 लोगों का मेरा स्टाफ है और 70 लोगों में मैं किसी को 5% देता हूँ, किसी को 7 देता हूँ, किसी को 10 देता हूँ, किसी को 15 भी दे सकता हूँ। लेकिन तभी जो डेस्परेटिटी होती है वो थोड़ा डिमोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है। इसको बैलेंस करना इट इज वेरी डिफिकल्ट, मैं जो समझता हूँ। शायद आप वो बात को ज्यादा अच्छी तरह से समझा सकेंगे। तो ये क्या होता है, और इन्फ्लेशन जिस तरह से है, इतना ही इंक्रीमेंट होना चाहिए कि इससे ज्यादा भी इंक्रीमेंट हम दे सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द कंपनीज इज ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट। किसी को हम बोलते हैं कि 15% दिया तो पागल समझते हैं कि यार हाउ कैन यू गिव 15%। मैंने बोला ये तो समय का तकाजा है। बोले कि ये ठीक है, लेकिन अब देख लो आप आपकी बैलेंस शीट कि ये आपको कैसे उस तरह से कंपेंसेट कर पाएगा कि नहीं। सब ये सब चीजें, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग स्टेट्स ऑफ माइंड व्हेनेवर व्हेन यू आर अ लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टेल मी समथिंग अबाउट दैट। नहीं, आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने रेज किया है। तो मेरा पहले मानना है कि कभी कभी या साल में इंक्रीमेंट के वक्त क्यों हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। परफॉर्मेंस की बात हर महीने होनी चाहिए। क्या होता है, हर व्यक्ति को लग रहा है मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैनेजर भी बोल रहे हैं हाँ तू ठीक ठाक कर रहा है। 6 महीने हो जाते हैं, 8 महीने हो जाते हैं, जब इंक्रीमेंट की बारी आती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल की बारी आती है, सडनली मैनेजर बोलता है नहीं आपने ये 4 एरियाज तो किए ही नहीं। तो सडनली मुझे लगता है अरे मैं तो बहुत बढ़िया काम कर रहा था, मैं तो सोच रहा था प्रमोशन होगा, तनख्वाह मिलेगी बढ़ के। तो अगर आप ट्रांसपेरेंटली हर महीने एक 1-to-1 कीजिए, और 1-to-1 में अगर आप कम्युनिकेट कीजिए स्ट्रक्चर्ड वे में कि ये 3 एरियाज है, और हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट कीजिए कि ये 2-3 एरियाज है जो आपने बहुत अच्छे किए, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, बट ये 3 एरियाज है, इसके बिना आपको सक्सेस मिलना मुश्किल है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। तो क्या प्लीज आप काम कर सकते हैं। दूसरा, क्या आप किस भावना से, खाली फीडबैक देने की भावना से कर रहे हैं या आप एक्चुअली जेन्युइनली इंटरेस्ट है उसको हेल्प करने के लिए। तो क्या आप बोल सकते हैं कि ऐसा क्या आप
आपको हम दे, कोई ट्रेनिंग दे, सपोर्ट दे, क्या दे जिससे आप बेहतर परफॉर्म कर पाओ। अगर ये हर महीने 12 कॉन्वर्सेशन है, मैं बोल रहा हूँ चलिए 12 मत कीजिए, 6 कीजिए साल में, 2 महीने में एक बार ही कर लीजिए, उतना नहीं हो पाता क्वार्टर में एक कर लीजिए, 4 कर लीजिए, बट उससे कम तो बहुत मुश्किल है आज के टाइम में कि लोगों के मन में क्या है ये जानना भी तो इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जब आप फीडबैक ले रहे हैं तो उस एम्प्लॉय से भी फीडबैक लीजिए कि एज अ मैनेजर मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। तो वो 2 वे प्रोसेस है, वो 1 वे प्रोसेस नहीं है। वो जैसे ही आप करेंगे ना, आपके बहुत सारे आंसर्स ईयर एंड के पहले ही सॉर्ट हो जाएंगे और आपको पहले आउटलुक बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपने जो बताया वो सिस्टम में तो सेंट्रलाइजेशन ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं मेरे रूट के आदमी के साथ अगर बात करूंगा तो फिर मेरी जो लीडरशिप की 5 लोगों की टीम है उनको भी ओवरकम करके अगर उनकी नीचे की टीम के साथ मैं अगर ऐसी बातें करूंगा तो उनको अच्छा लगेगा क्या? नहीं, आपको आपकी टीम को ट्रेन करना पड़ेगा ये करने के लिए। तो ईच मैनेजर का रोल हमेशा ट्रिकी होता है कि मैनेजर, क्योंकि आप बेहतर कर रहे हैं आपके काम में, इसलिए आप मैनेजर नहीं बन जाते हो। मैनेजर इसलिए बनते हो तो उसके साथ पीपल स्किल्स भी आनी चाहिए, तो भी आप एक मैनेजर हो। आई थिंक वो आपको ट्रेन करना पड़ेगा। सी, एज अ बिजनेस लीडर आप हर चीज नहीं कर सकते, यू आर नॉट अ सुपरमैन और सुपर वुमन। तो आपको किसी ना किसी तरीके से आपको वो नेक्स्ट लाइन खड़ी करनी पड़ेगी और उस नेक्स्ट लाइन को ट्रेन करना पड़ेगा ये करने के लिए। Right, last 2 questions. Sure. One is regarding the training part, very important aspect of HR. लेकिन ट्रेनिंग लेना नहीं पसंद करता है लोग। मानते हैं कि यार ट्रेनिंग इज बोरिंग सब्जेक्ट, ट्रेनिंग क्या लूंगा अभी ये उम्र में, मेरे को ट्रेनिंग लेके क्या फायदा। ये एक एम्प्लॉय का रेजिस्टेंस हमेशा रहता है। कैसे दूर करना चाहिए ऐसी मिथ्स को? और इवन एम्प्लॉयर जो भी है उनको भी ट्रेनिंग का महत्व नहीं है। वो बोलते हैं इट इज एक्सपेंडिचर। मैं मानता हूँ इट इज इन्वेस्टमेंट। करेक्ट। आप क्या मानते हैं? नहीं, बिल्कुल, ऑफ कोर्स इट्स एन इन्वेस्टमेंट, वो तो कोई दो राय नहीं है। आज के टाइम में, आज के जमाने में अगर आप लर्निंग एंड डेवलपमेंट स्किल्स को अगर एज अ कॉस्ट देखते हैं तो देन दैट्स अ वेरी बैकवर्ड लुकिंग थिंकिंग। मेरे हिसाब से आपको फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। जो हेड ऑफ द फैमिली होता है ना, वो टोन सेट करता है। अगर आप टोन सेट करोगे ना, हर कोई लर्न करेगा। तो आपको पहले कूदना पड़ेगा कि आप अगर हर हफ्ते बताओगे ना कि मैंने ये पढ़ा, मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया, या हर महीने बोलोगे कि मैंने ये अचीव किया, या ट्रेनिंग में सबसे पहले आप आके बैठो, आपको बताना पड़ेगा कि ये इंपॉर्टेंट है। और वो एक्शन से पता लगता है, बोलने से नहीं होता है। सबको बोलोगे ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आके बैठो, कॉन्फ्रेंस हॉल बुक कर दिया, ट्रेनिंग किया। क्या अगर 8 बजे की ट्रेनिंग है सुबह की, तो क्या 7:45 आप एज अ CEO आके बैठ रहे हो वहां पे? वो डिटरमाइन करता है कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, आप कैसे लेगा। दूसरी चीज वो दूसरी चीज बताने से पहले उसको आप कंप्लायंस के तौर पे वो लोग देखते हैं। हाँ, कंपनी भी, बिल्कुल। कंपनी का HR ही खुद बोले कि निखिल भाई ये तो ऐसा है ना कि अभी ये कंप्लायंस में अपने को करना ही पड़ेगा, इसलिए कर रहे हैं। तो मतलब उसको भी कोई इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है। वो जब सेशन शुरू होता है तो वो आता भी नहीं है। Correct. खुद ट्रेनर ही चालू हो जाता है पूरा दिन, और खत्म होने के बाद न तो ही इज टेकिंग केयर ऑफ एनालिसिस, इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ एनीथिंग। वो कार्ड भरवा देते हैं, परफॉर्मेंस लिख लेते हैं। वो परफॉर्मेंस पढ़ता भी होगा कि नहीं, वो भी मुझे सवाल आता है। तो मेरे ख्याल से इंसान कैसे लर्न करता है वो हमें थोड़ा सा उस साइंस में जाना चाहिए, थोड़ा सा वो समझना चाहिए। अगेन दैट्स अ वास्ट टॉपिक, बट हर कोई अपने पेस पे लर्न करता है। तो लर्निंग पर्सनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा कि क्या मैं लोगों को वो लर्न करने को बोल रहा हूं जो सिर्फ मुझे चाहिए, या वो उसके साथ में कुछ और उनकी इच्छाएं आकांक्षाओं के हिसाब से भी लर्न करने के लिए कुछ ऑप्शन दे रहा हूं। बिकॉज देखो, लेट्स फेस इट, कोई टैलेंट आपके पास पूरी जिंदगी काम नहीं करने वाला अभी के दौर में, वो बहुत रेयर होगा। तो अगर हर कोई कुछ सालों बाद चेंज करने वाला है तो उसको अपनी ग्रोथ भी तो देखनी है। तो मेरे हिसाब से हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो सी थ्रू करें और उसको एनेबल करें। तो आज आपके पास इतने अच्छे अच्छे टूल्स है, इतने लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है जिसका एक्सेस आप दे सकते हैं बहुत कम कॉस्ट के अंदर। डिजिटल लर्निंग इतना अच्छा अवेलेबल है, इतने कोर्सेज अवेलेबल है, तो क्या आप उसका एक्सेस दे सकते हैं? मेरा हाईली बड़ा रिकमेंडेशन रहेगा आपके व्यूअर्स के लिए। दूसरा, वो बच्चे को खाना खिलाने वाली बात हो जाती है ना। बच्चा जब छोटा होता है वो बोल रहा है मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। वही सेम चीज आप अलग तरीके से प्रेजेंट करके कुछ बोल के देंगे तो बच्चा भी एक्साइटेड हो जाता है, ये कलरफुल लग रहा है, ये कुछ एक्साइटिंग है। तो बॉस, लोगों को अगर लर्न करवाना है तो आपको भी उसको एक्साइटिंग बनाना पड़ेगा। अगर आप वो बोरिंग तरीके से
किसी को बोरिंग समझ में नहीं आता है, सबको एक्साइटमेंट चाहिए लाइफ में। और क्या आप एंटरटेनमेंट और हंसी मजाक से किसी को अगर सिखा दे, वो बेस्ट तरीका होता है लर्निंग का। तो कैसे आप वो बिल्ड कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि आप पहले अपने आप को डालिए, क्या आपको मजा आ रहा है वो लर्निंग करने में? अगर नहीं आ रहा है तो आपके लोगों को क्यों आएगा? राइट, एक लास्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी का यूसेजेस, वैसे तो ये अपनी मौलिकता को खत्म कर दिया है। पहले जब आया था मैं भी आई वाज आल्सो वेरी रेजिस्टेंस अबाउट कि भाई ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि मैं सोचता था, अभी मैं सोचना ही बंद कर दिया है। लेकिन अभी ऐसा होता है कि अगर मैं उपयोग नहीं करूंगा तो मैं बहुत पीछे चला जाऊंगा, क्योंकि जो आइडिया मेरे दिमाग में आता ही नहीं है वो अगर कोई और दे रहा है तो मुझे लेने में क्या तकलीफ, और वो भी 30 सेकंड्स में। तो मेरे ख्याल से मैंने तो इसका स्वीकार किया, लेकिन बहुत लोग अभी भी उसका स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या संदेशा देना चाहते हैं, और आपको क्या फायदा हुआ एआई के यूटिलाइजेशन से? मेरे हिसाब से वो परफॉर्म या पेरिश बोलते हैं ना, वो दौर है कि या तो आप यूटिलाइज कीजिए, या अब शायद काफी हद तक पेरिश होने का खतरा है आपके लिए। वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और स्पीड ऑफ चेंज इतना ज्यादा है आज के टाइम में। कंप्यूटर्स को अडॉप्ट होने में मैं ये नहीं कहता कि एआई सब कुछ बदल देगा, नहीं, वो आपको असिस्ट करेगा, वो आपको एनेबल करेगा ताकि आप बेहतर काम कर पाओ। बट कंप्यूटर्स को अडॉप्ट करने के लिए शायद 25 साल लग गए। एआई अडॉप्शन वही चीज 3 से 4 साल में कर रहा है, तो इतना फास्ट है पेस ऑफ अडॉप्शन। तो मेरे हिसाब से अगर आपका एआई के ऊपर खुद लर्निंग नहीं है एज अ बिजनेस लीडर, और आप पूरे आपके वर्कफोर्स को एआई ट्रेन नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्लॉट आप मिस कर रहे हैं। और लोगों को बहुत सारा डिस्कशन भी होता है कि जॉब्स जाएंगे। मुझे नहीं लगता जॉब्स जाएंगे, जॉब्स रिकोड हो जाएंगे, इससे नए जॉब्स आएंगे। आपको अपस्किल करना पड़ेगा आपके वर्कफोर्स को, अपने आप को भी। देखो, एक एआई किसी की जॉब नहीं लेगा, एक व्यक्ति जो एआई यूज करता है वो किसी और व्यक्ति की जॉब ले लेगा। वाह, तो ये आपको समझना है, या तो मैं एम्ब्रेस करूं या मैं पीछे रह जाऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर एक प्रोसेस में हम एआई का यूसेज कर रहे हैं, हर एक चीजों में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एंड अगेन द लीडर नीड्स टू सेट द टोन, आपको सेट करना पड़ेगा। आप एक एआई प्रोजेक्ट करके देखिए ना, इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज अवेलेबल है। जीपीटी खुद आपको सिखाता है कि कैसे एआई टूल्स बनाने, आपके प्रोसेस को कैसे ऑटोमेट करना है। तो आप कीजिए, एक यूट्यूब वीडियो तो देखिए, कहीं और मत जाइए। तो आई थिंक जब आप प्रयास करेंगे तो आपकी टीम भी देखेगी कि यार सो एंड सो इज ऑल्सो डूइंग इट, तो मैंने भी करना चाहिए। तो वो कल्चर, वो टोन आपको ही सेट करनी पड़ेगी। राइट, थैंक यू वेरी मच। तो दर्शक दोस्तों, ये थे श्री पुष्कराज बिड़वाई जी, सीईओ पीपल मैटर्स फ्रॉम गुड़गांव। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ऐसी ऐसी बातें बताई जो वैसे आम लोगों के लिए बहुत जरूरी भी है, और ये समझते हुए भी वो नासमझ बन रहे हैं। तो आपकी ये विचार सरणी से, विचार के आने से लोगों को एक बार फिर सोचना शुरू करना पड़ेगा कि वेदर आई एम गोइंग इन द राइट ट्रैक और द रॉन्ग ट्रैक। बहुत बहुत शुक्रिया एसडीसीसीआई की ओर से, धन्यवाद। थैंक यू सो मच निखिल जी, बहुत अच्छा लगा। और मैं बहुत ही एक्साइट हुआ जो काम आप कर रहे हैं यहाँ पर, जिस तरीके से आपने इसको सेटअप किया, जिस पैशन के साथ आपकी पूरी टीम काम कर रही है, मुझे देख के बहुत मजा आया। और ऐसे ही आप ग्रो करते रहिए इस बॉडी को, और ऐसे थॉट लीडरशिप सेशंस आप ऑर्गेनाइज कीजिए। आवर बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू।